हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी फॉरएवर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए अपनी पिछली कहानी शापित घर का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको दूसरा भाग पसंद आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने तीसरे भाग की कहानी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लेके आती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी का तीसरा भाग। पिछली कहानी में हमने देखा था कि नेहा और आस्था मुखिया जी के पास जाती हैं उस वीरान घर का राज जानने के लिए। आगे मुखिया जी उन्हें क्या बताते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे मन में भी उस घर को लेकर बहुत सवाल थे। तब मैं रोज़ अपने पिता से ये सवाल करता था कि वहाँ क्या है, और मेरे पिताजी बस यही कहते कि वहाँ कभी मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। फिर एक दिन गुस्से में मैंने उनसे कहा कि अगर आज आपने मुझे उस घर के बारे में नहीं बताया तो मैं खुद वहाँ जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या है। और इतना सुनते ही मेरे पिताजी डर गए कि मैं सच में वहाँ ना चला जाऊं, तो उन्होंने मुझसे उस घर के बारे में बताया। कुछ 80 साल पहले एक ज़मींदार हुआ करता था। कहते थे वो बहुत दयालु था, दूसरों की जब भी हो सके मदद करता था। बहुत पैसे वाला था वो, 40 गांव का मालिक भी था, पर कभी उन्हें घमंड नहीं था अपनी अमीरी का। उसकी एक बेटी थी जो उसकी ताकत भी थी और कमज़ोरी भी। ईशा नाम था उसका। कहते हैं कि जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही बुद्धिमान भी, पढ़ने लिखने में हर चीज़ में अव्वल रहती थी। घर के कामकाज में भी हमेशा अपनी माँ का हाथ बटाती थी। संगीत का भी उसे बहुत शौक था। एक बड़े संगीतकार से संगीत भी सीखती थी वो। साथ में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया भी करती थी। फिर एक दिन गांव में एक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से जमींदार ने बाहर गांव से कुछ डॉक्टर बुलवाए इलाज करने के लिए। उन डॉक्टरों का जो लीडर था उसका नाम था विक्रम। वो ऐसे ही बीमारी पर रिसर्च कर रहा था, जिसकी वजह से वो उन बीमार लोगों का मुफ्त इलाज भी कर रहा था। विक्रम ने उस बीमारी का तोड़ ढूंढ लिया और धीरे धीरे सारे मरीज ठीक होने लगे। सब उसकी जय जयकार करने लगे। उसने ना जाने कितने की जान बचाई, जिसके लिए लोग उसे भगवान मानने लगे। क्योंकि वो ज़मींदार उस गांव का मालिक था, तो उसने विक्रम को अपने घर दावत पर बुलाया। और जब वो घर आया तो बहुत ही शानदार तरीके से उसका स्वागत किया और उसे खाना खिलाया। जब ईशा उसे खाना परोस रही थी तब विक्रम उसे छुपी नज़रों से देख रहा था। उसने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं थी। वो मन ही मन उसे चाहने लगा। ईशा भी विक्रम के कारनामों से बहुत खुश थी, और उसने भी जब विक्रम को देखा तो विक्रम उसे अच्छा लगा। ऊपर से वो अच्छा इंसान भी लगा, जिसने कई लोगों की जान बचाई है। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। कुछ समय बाद ये बात ज़मींदार को भी पता चली, और वो खुश था क्योंकि विक्रम एक पढ़ा लिखा इंसान था, ऊपर से डॉक्टर भी। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं था, पर दिल का नेक था। इसलिए ज़मींदार ने विक्रम के साथ अपनी बेटी की तुरंत शादी भी कर दी। क्योंकि ज़मींदार की इकलौती बेटी थी, तो उसने अपनी सारी ज़मीन जायदाद ईशा के नाम कर दी, वो घर भी जहाँ वो रहते थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। ईशा और विक्रम अपने छोटे से घर में बहुत खुशी से रह रहे थे कि एक दिन अचानक ज़मींदार की मौत हो जाती है। सब बहुत दुखी होते हैं क्योंकि ज़मींदार बहुत ही अच्छा इंसान था। ईशा की माँ सदमे में चली गई थी और घर पर अकेले रह गई थी, जिसकी वजह से विक्रम और ईशा दोनों उनके साथ रहने के लिए उस घर पर आ गए। ईशा
अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती, पर उसकी माँ हमेशा एक कमरे में ही कैद रहती, किसी से मिलती नहीं, कोई बात नहीं करती, जिसकी वजह से ईशा बहुत परेशान रहने लगी। ऊपर से उसके पिता की जिम्मेदारी भी उसके सर आ गई, जिसे ना निभा पाने की वजह से वो विक्रम के नाम सब सौंप देती है और उसे ही गांव का मालिक बना देती है। कुछ दिन बाद विक्रम घर में देर से आने लगा। उसके तेवर बदलने लगे, वो शराब पीने लगा, मौज मस्ती करने लगा। ये सब देख ईशा हैरान हो जाती है कि ये विक्रम को क्या हो गया है। अब तो जब भी विक्रम घर में देर से आता और ईशा उससे सवाल करती तो वो ईशा को मारने पीटने लगता था, उससे बुरा भला कहने लगा था, उससे बदतमीजी भी करने लगा। एक दिन परेशान होकर ईशा ने विक्रम से पूछा कि आखिर तुम इतना बदल क्यों गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? विक्रम ने ईशा को धक्का मारते हुए कहा कि बदला मैं अभी नहीं हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ जैसा था। वो तो तुम्हारे साथ शादी करने के चक्कर में मुझे शरीफ बनकर रहना पड़ा। दम घुटता था मेरा तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करते करते। असल में तो मुझे तुम्हारे बाप की ये दौलत चाहिए थी जो अब जाकर मुझे मिली है। ईशा ये सब सुन सक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाती। वहीं विक्रम बार बार उसके माँ बाप को बुरा भला बोले जा रहा था, जिससे ईशा को बहुत गुस्सा आता है और वो विक्रम पर बहुत चिल्लाती है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी विक्रम उसे उल्टा मारकर कमरे में बंद कर देता है। वो बहुत काली रात थी जिस वक्त ईशा को विक्रम का सच पता चलता है। विक्रम जानवर की तरह ईशा को कैद करके रखता है। सिर्फ एक टाइम का खाना उसे देता था कि वो जिंदा रह सके, क्योंकि ईशा बहुत खूबसूरत थी। उसे वो अपने काम में इस्तेमाल कर सकता था, जिसकी वजह से रोज़ रात को वो अनजान इंसान ईशा के पास भेजता था कि एक रात के लिए वो उसे बेचकर पैसा कमा सके। ईशा शारीरिक तौर से इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि खुद की कोई मदद भी नहीं कर सकती थी, और अगर गांव का कोई इंसान उसकी मदद करना चाहे तो विक्रम उसे सीधे मौत की सज़ा सुना देता था, क्योंकि अब गांव का मालिक की जगह उसने ले ली थी। पैसों के लालच में कुछ गांव वाले उसके वफादार भी बन गए थे, जिसकी वजह से ईशा का जीना और मुश्किल हो गया था। ईशा की माँ जो जिंदा लाश बन गई थी, उनकी इस हालत का जिम्मेदार विक्रम ही था। फिर एक दिन ईशा ने थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वहाँ से भागने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हो जाती, पर ऐन वक्त पर विक्रम को पता चल गया और ईशा को इस गलती की सज़ा देने के लिए उसके सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया, जिसे देख ईशा बहुत तड़प रही थी। उसके मन में गुस्सा लावा बनकर फट रहा था। वो विक्रम को बद्दुआएं देने लगी, बुरा भला बोलने लगी, जिससे गुस्सा होकर विक्रम ईशा को बुरी तरह पीटने लगा, जिसकी वजह से ईशा की भी मौत हो गई। उस घर पर काम करने वालों ने उसे मरते हुए तो देखा, पर विक्रम ने उसकी लाश कहाँ रखी, उसके साथ क्या किया, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार करते किसी ने देखा ही नहीं। तो कोई कहता कि ईशा को जला डाला, तो कोई कहता कि उसकी लाश को दफना दिया। कुछ लोग का मुंह पैसे से बंद हो गया, तो कुछ को जान की धमकी देकर चुप करा लिया गया। उन्हीं लोगों में शामिल एक मेरे परदादा थे, जो ईशा की मदद करना चाहते थे पर कभी कर ना सके, और ना ही इस जुल्म का जिक्र कभी हुआ। 1 साल बीत गया और फिर अचानक उस घर में मौत का तांडव शुरू हो गया। हर रोज़ उस घर से किसी न किसी की लाश मिलने लगी। लोगों ने कहा कि वो घर शापित हो चुका है,
जिसके डर से लोगों ने वहाँ काम करना छोड़ दिया और धीरे धीरे एक दिन विक्रम अकेले ही उस घर में रहने लगा। क्योंकि वो एक डॉक्टर भी था, इसलिए वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। फिर एक दिन उस घर से एक जली हुई लाश मिली, जिसे जलाने से पहले बहुत प्रताड़ित किया गया था। डॉक्टर की जांच से पता चला कि वो लाश विक्रम की थी। अब सब गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये ईशा की आत्मा ही थी जिसने ये सब किया, अपना बदला लिया। साथ ही साथ लोग इस सुकून में हैं कि अब उनका गांव बुराई से मुक्त हो गया और साथ ही साथ ईशा की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। लोग फिर उस घर में जाने लगे। कोई उसे देखने के इरादे से जाता तो कोई चोरी करने के, किसी न किसी इरादे से वहां जाने लगे, पर मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वहां जो भी जाता कभी लौट कर नहीं आता। सब समझ गए कि ईशा ने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद वो एक बुरी आत्मा बनकर लौटी। वो जितनी अच्छी इंसान थी उतनी ही बुरी शक्ति बनकर रहती है अब उस घर में। उसे अब उस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी कोशिश करता है वो मारा जाता है। समय के साथ उस घर के बारे में बात करना भी लोग खुद को शापित होना समझने लगे। कोई उस घर के बारे में बात नहीं करता और ना ही आने वाली पीढ़ी को उस घर के बारे में कुछ बताया जाता। कोई पूछे तो बस यही कहा जाता कि वहाँ मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। क्या उस घर की ये कहानी सुनने के बाद नेहा और आस्था वापस उस घर में जा पाएंगी? और अगर गई भी तो इस बार क्या होगा उनके साथ, ये आपको अगले भाग में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।